केमिकल काइनेटिक्स कर रहे थे हम, ठीक है जी। केमिकल काइनेटिक्स में हमने कुछ चीजें की थी जो ऑलरेडी छोटा सा ब्रीफ कर रहे हैं हम लोग। पहले हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में, ठीक है। हमने एवरेज रेट पढ़ा था, एवरेज रेट के बाद हमने क्या पढ़ा, इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। एवरेज रेट क्या था हमारा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस क्या था, किसी शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम या लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, उस टाइम में कितना कंसंट्रेशन मिला चेंज हुआ अपॉन टाइम टेकन, ठीक है जी। उससे मेरे क्या मिला, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, रेट ऑफ द रिएक्शन, और उसके अंदर रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की हमने वहां पे क्वेश्चंस किए थे, राइट। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, हाँ जी, उसके बाद हमने क्या किया, फैक्टर्स के बारे में बात की, डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है जी। उसके बाद हमने रेट लॉ किया था। रेट लॉ क्या था, हमारी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी थी ना, रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए, विच इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, जिसको हमने रिएक्शन को पूरा करने के बाद ही हमने उसे फाइंड आउट किया, राइट। दूसरे पास हमारे पास क्या थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थे, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने बात किया, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और रेट लॉ से हमने उस ऑर्डर को एक्सप्लेन भी किया था, राइट। उसके बाद आया था हमारे पास एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में बात किया था। एलिमेंट्री रिएक्शन वो थी जो हमारी सिंगल स्टेप में हुई थी, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो थी जो हमारी डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स में हुई थी। राइट, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, राइट, उसके बाद हमने मॉलिक्युलरिटी पढ़ा था। मॉलिक्युलरिटी हम किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की बता सकते थे, वो क्या थी, कितनी मेरी रिएक्टिंग स्पीशीज थी, कितनी नंबर ऑफ कोलाइडिंग, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ठीक है जी। दैट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, राइट। अब जब हमने मॉलिक्युलरिटी समझ में आ गया हमें, उसके बाद हमने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में भी बात की थी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी हम ओवरऑल नहीं बता सकते थे, जो स्टेप्स थे हमारे उनको देख के हम रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी को एक्सप्लेन कर सकते थे, राइट, क्लियर है। यही किया था हमने। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, वो पेपर में आएगा, ठीक है, आज हम करेंगे। उसके बाद मैंने आपको कराया था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट मेथड्स थे हमारे पास, जैसे मैंने ग्राफिकल मेथड के बारे में बात किया था, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के, ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड के बारे में बात किया, इनिशियल रेट मेथड के बारे में बात किया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में बात किया था, और हाफ रेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्राफिकल मेथड, वो एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देगा, है ना, हिट एंड ट्रायल है। उसके बारे में छोटा सा एक ब्रीफ में बताऊंगा। ऑसवाल्ड आइसोलेशन, उसके लिए भी छोटा सा एक ब्रीफ बताऊंगा, बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस पे बहुत ज्यादा उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इनिशियल रेट मेथड, और मेनली आएंगे यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स, चाहे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करें, उसकी छोटी छोटी डेरिवेशन है, बट मेनली क्या है, हमारा न्यूमेरिकल पार्ट ही है। हाफ लाइफ में भी आएंगे तब भी हमारा क्या आएगा, न्यूमेरिकल पार्ट ही, ठीक है जी। मेनली जो चीज है वो हमारी न्यूमेरिकल पार्ट है, यहाँ पे थ्योरी पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बने। अगर वो पूछता भी है थ्योरेटिकल में, वो डिराइव करने को बोल देगा कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ में वो हम डिराइव भी करेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो पहले ही लिखिए जरा ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट जो था हम बात कर रहे थे ग्राफिकल मेथड के लिए। अब ग्राफिकल मेथड हम कब यूज करते हैं, मैंने पहले चीज बताई कि वो हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, वो लिमिटेड यूज के लिए ही है। और ये कहां पे यूज होता है, जहां पे हमारा सिर्फ एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। चलिए लिखिए, इट कैन बी यूज इन केस, इट कैन बी यूज इन केस it can be used in case there is only one reactant taking place in the reaction, ठीक है जी। और रिएक्शन लिख लीजिएगा, Na gives प्रोडक्ट, तो रेट क्या आ जाएगा, R is equal to K A raised to power n,
ठीक है जी। अब ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ कैसे बनाते थे, हम यहाँ पे डिफरेंट टाइम, मतलब ग्राफ में क्या करेंगे, ग्राफ बनाना है किसी एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने उसका कंसंट्रेशन निकाला, फिर दूसरे इंटरवल पे हमने फिर उससे कंसंट्रेशन निकाला, तीसरे पे फिर से निकाला, चौथे पे और निकाला। ऐसे ही करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। बचपन में आपने ग्राफ बनाए हैं, सपोज करो यहाँ पे मेरे पास कंसंट्रेशन था और यहाँ पे हमारे पास टाइम था। सपोज करो 10 सेकंड हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। हमें दिया हुआ है 10 सेकंड्स में उसकी कंसंट्रेशन कुछ है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। मतलब इस तरीके से हम ग्राफ बनाते थे, ऐसे ही बनाया हमने बचपन में, है ना भाई। तो वही चीज हमने किया। ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें अलग अलग कंसंट्रेशन गिवन है और हम वहां पे उसकी जगह वैल्यूज पुट करते हुए चले जाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहां से हमने क्या किया, कुछ कंक्लूजन निकाले, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया, और क्या कंक्लूजन निकालेंगे। फर्स्ट लिखिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन, कंक्लूजन्स लिख लीजिए, कंक्लूजन्स। जब भी ग्राफ बनाए ग्राफिकल मेथड में, कंक्लूजन्स। ग्राफ तो समझ में आ गया कैसे बनाया, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है कि भैया यहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हमने ग्राफ बनाया, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, वो तो पता ही है आपको ग्राफ कैसे बनने हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकाला, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, बनाने की जरूरत नहीं है, इफ अ स्ट्रेट लाइन is obtained from the graph between the instantaneous rate and a the reaction is of first order. Between the instantaneous rate and a, square bracket में आएगा a, molar concentration, the reaction is of first order. The reaction is of first order. और रेट क्या आ जाएगा इसका, रेट R will be equal to a a. क्लियर हो गया। हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिला, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, रेट जो है दैट इज k a raised to power 1. सेकेंड पॉइंट लिखिए, if the straight line is obtained between the graph, if the straight line is obtained from the graph, ऊपर वाला सेम है, if the straight line is obtained from the graph, obtained from the graph between the instantaneous rate and a square, the reaction is of second order, and rate R is equal to k a raised to power 2. Right. Third case, if a straight line is obtained, from the graph, between instantaneous rate and a cube, the reaction is of third order. Between instantaneous rate and a cube, the reaction is of third order. ठीक लिख दीजिएगा इसका। ठीक है जी, ये हिट एंड ट्रायल है, आपको ग्राफ बना के देखने पड़ेंगे। a रेज़ टू पावर 1 है, a रेज़ टू पावर 2 है, या a रेज़ टू पावर 3 है। अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो है, अगर इसका लिमिटेड स्कोप था, अगर मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही थे, अगर रिएक्टेंट मेरे ज्यादा हो जाते तो क्या होता, फेल हो गया था। क्लियर हो गया। तो ग्राफिकल मेथड इज लिमिटेड स्कोप। ठीक है जी।
क्लियर है, इसलिए इससे ज्यादा हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है जी, इक्वेशन करते हैं, लिखिए जरा। द रिएक्शन लिखिए, द रिएक्शन 2N2O5 gives the reaction 2N2O5 gives 2NO2 plus O2 was studied and following data were collected. भाई अभी मैं ग्राफ एक टेबल बना रहा हूँ, घबराना मत। एक ग्राफ टेबल वाला आ गया तो छोड़ो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 मोल्स पर लीटर पर मिनट, पर मिनट के टर्म्स में दिए। सीरियल नंबर 1 2 3 तीन हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। 1.13 into 10 raised to power minus 2, 0.84 into 10 raised to power minus 2, and 0.62 into 10 raised to power minus 2। तो यहाँ पे 34, 25 and 80 into 10 raised to power minus 5 into 10 raised to power minus 5 into 10 raised to power minus 5। 34, 25 and 80 ये हमें गिवन था, राइट? क्लियर है? ये ग्राफ इन्होंने दे दिया। नेक्स्ट लिखे, डिटरमिन फर्स्ट, निकालना क्या हमें? द ऑर्डर निकालना है। सेकंड द रेट लॉग, एंड थर्ड हमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। हाँ जी, क्लियर है ये? ये हमें गिवन था। अब ये कैसे होएगा? हमें क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है, रेट लॉ निकालना है और रेट कांस्टेंट निकालना है। अब एक चीज हमने पढ़ी थी, रेट जो था भाई होएगा वो क्या था? रेट जो था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होएगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर n। अगर हम n की वैल्यू निकालें तो मुझे ऑर्डर पता चल जाएगा। अगर हम n की वैल्यू बता दें तो हमें ऑर्डर पता चल जाएगा। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था कि रेट इज इक्वल टू k N2O5 रेज़्ड टू पावर n। अब मुझे k भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, सारी चीजें निकालनी है हमें। फाइन। अब हम क्या करते हैं, इससे रिएक्शन एक्सपेरिमेंट 1, ये एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 देते हैं। कितने रिएक्टेंट है मेरे पास? एक ही रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो एक ही है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 मुझे इनकी ये रेट निकाल के बताइए क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, पहले कराए थे एक 3 वाले। देखो यार, इसका ये रेट दिया हुआ है 34 into 10 raised to power minus 5 that will be equal to k into 1.13 into 10 raised to power minus 2। अब यहाँ पे पावर क्या आएगा? n आएगा। यहाँ पे आ गया 25 into 10 raised to power minus 5 equal to k into 0.84 into 10 raised to power minus 2। हाँ जी, निकल जाएगा यहाँ से। निकालिए जरा क्या आएगा। इनको डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 और 2 को। क्या आने वाला है? यहाँ से 10 raised to power minus 5 कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या?
34/25 that will be equal to 1.13 into 10 raised to power minus 2 raised to power n upon 0.84 into 10 raised to power minus 2n 10 raised to power minus 2 10 raised to power minus 2 कैंसिल हो जाएंगे 34 डिवाइडेड बाय 1.25 कितना आता है 1.36 इक्वल टू यहाँ पे इसे 1.13 को 84 से 113 8 38 380 1.34 आ रहा है यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये बेस सेम हो रहे हैं इसके अंदर मैं क्या करता हूँ 1.34 ले लेता हूँ इसे भी 1.34 ले लेता हूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है भाई मैंने मतलब पास पास आ रही है ना 84 को वैसे डिवाइड करके देखना क्या आ रहा है 113 को 84 से डिवाइड करो क्या आता है अरे 1.36 तो 34/25 1.34 आगे क्या आ रहा है 345 राउंड ऑफ कर देते हैं हम इसे ठीक है जी क्योंकि ऐसा तो होएगा नहीं कि n की वैल्यू पॉइंट्स में निकालनी है नहीं आएगी यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारी 1 आ गई अब इससे क्या पता चला कौन सा ऑर्डर है मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्लियर हो गया अगर आपको फिर भी लगता है तो आप क्या करिए यहाँ पे दूसरा और सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को ले लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 0.84 into 10 raised to power minus 0.84 into 10 raised to power minus 2 raised to power n upon 0.62 into 10 raised to power minus 2 raised to power n that will be equal to 25/18 into 10 raised to power minus 5 ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे ये कैंसिल हो गए इसको करिए 25/18 कितना आता है 1.38 और यहाँ पे 84/62 करिए ये भी इतना ही आएगा 1.35 रेज़ टू पावर n यहाँ पे ये बेसिस सेम हो रहे हैं हमारे n की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ रही है ऑलमोस्ट 1 आ रही है दोनों केसेस में n की वैल्यू नियरली 1 आ रही है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसे कि भैया ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पहली चीज पता लगी हमें कि n इक्वल टू 1 आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया अब रेट लॉ निकाल सकते हैं किसी भी एक फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी ठीक है यहाँ पे सपोज करो ये वाली इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे क्या आ जाएगा जी रेट 34 into 10 raised to power minus 5 equal to k into 1.13 into 10 raised to power minus 2 ठीक है जी ये रेट लॉ आ गया अब पूछा उसने रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो k की वैल्यू क्या आएगी 3.4 into 10 raised to power minus 5 upon 1.13 into 10 raised to power minus 2 ये -3 हो गया यहाँ पे हम कर देते हैं इसे 340 upon 113 into 10 raised to power minus 3 into 10 raised to power minus 3 ठीक है जी यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दिखाई हुई है वो आ रही है 0.029 यहाँ पे हमारा 3.00 आ रहा था कैलकुलेटर से निकालना जरा कितना आ रहा है 340 डिवाइडेड बाय 113 3.008 के की वैल्यू है ये ठीक है जी
इंटू 10⁻⁴ हमारे पास -3 था, तो यहां से हम ऐसे कर सकते हैं 0.003 के की वैल्यू आ जाएगी। अब के क्या है, फर्स्ट ऑर्डर था, तो के यूनिट्स क्या आएंगे, मिनट इनवर्स। यहाँ पे जो इक्वेशन थी वो हमें किसमें दी हुई है, देखो यहाँ पे मिनट्स में, ठीक है जी। तो के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मिनट इनवर्स। ठीक है जी, क्लियर है? हैं? 34 है ना बेटा, इसके डेसिमल टर्म को तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके टर्म को तो 10 से करना पड़ेगा, तो 113/34 ही आएगा। मैंने ऊपर भी 2 डेसिमल हटा दिए, इधर भी 2 डेसिमल हटा दिए। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं बेटा, कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं इस डेसिमल को 2 प्लेसेस इधर शिफ्ट करता हूं, इधर भी 2 प्लेसेस कर देता हूं, 3.4 है ना बेटा? अच्छा 34 है, ओके ओके, सॉरी सॉरी, तो ये -2 हो जाएगा, तो 0.03 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ 0.029 इसका आ रहा है, तो 0.03 आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। समझ आ गई जी? किसी को भी कंफ्यूजन है? अब जब जब भी फर्स्ट ऑर्डर होएगा ना, तो हमारे जो ये ऑर्डर आएगा, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स लेंगे, तो एन की वैल्यू हमेशा हमारी सेम रहेगी, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट लेंगे अगर। ठीक है, और जितनी भी हमारी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे कोई भी चीज है वो जो हमारा डिसइंटीग्रेट कर रहा है, जैसे यूरेनियम ले लिया हमने, या कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस था, जो वो डिसइंटीग्रेट होएगा तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होएगा। याद रखिएगा, लिख लीजिए, ऑल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, ऊपर लिख लीजिएगा यहाँ पे मार्जिन में, ऑल रेडियोएक्टिव डीके या डिसइंटीग्रेशन प्रोसेसेस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। All radioactive disintegration processes are of first order। ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्या करता है, वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा, जैसे क्वेश्चन भी आएगा कि कोई भी एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसे कोई भी आर्टिफैक्ट मिला, चीज मिली, उसकी उसने एज बतानी है, कितने साल पुराना है वो पेड़ या कोई भी चीज है, तो वो कैसे पता लगेगी? मतलब उसमें मेरे को पता लग गया क्योंकि उसने उसके अंदर कार्बन 14 डेटिंग यूज किया। कार्बन 14 में क्या है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, तो वहां से क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेशन हो रही है, तो वो हमेशा क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, अभी हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ करेंगे तो उसमें हमें यूज होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। Oswald isolation method, पोस्टवार्ड आइसोलेशन मेथड। ठीक है, अब ये ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड में सपोज करो, देखो हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, तो वो किसके लिए यूज हो रहा था बेटा, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के लिए, वो उसकी लिमिटेशन भी थी। ठीक है, और वो हिट एंड ट्रायल भी था। अब ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड में हमने क्या किया, सपोज करो मेरे पास 3 रिएक्टेंट है, सपोज कर लिया भैया हमारे पास 3 रिएक्टेंट है, ए बी और सी। इसको भी नहीं करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा डिटेल में, समझ लेना, मैं लिखवा रहा हूँ वही लिखते हैं। ए लिया प्लस बी लिया प्लस सी लिया, और वो हमें क्या बना के दे रहा है भैया, प्रोडक्ट्स बना के दे रहा है। 3 रिएक्टेंट मैंने लिए, मैंने क्या किया, 3 रिएक्टेंट लिए, ए बी और सी, राइट, 3 रिएक्टेंट लिए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आइसोलेशन करना है। ठीक है जी, आइसोलेशन मेथड करना है। इसमें हमने क्या किया, ए रिएक्टेंट लिया और बी और सी को लार्ज एक्सेस में रख दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने ए के अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला। मेरे पास रिएक्टेंट ए बी एंड सी थे,
ए को मैंने पकड़ लिया, ओ ए रिएक्टेंट को आइसोलेट कर दिया, बी और सी को बहुत ज्यादा रख दिया, लार्ज एक्सेस में रखा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसमें कम है, आइसोलेट किया, उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो सपोज करते हैं ए अगर मैंने आइसोलेट किया, large excess, so order of reaction is equal to n1. ठीक है जी, क्लियर हो गया, ये ग्राफिकल मेथड से मैं निकाल दूंगा। अब सेकेंड पॉइंट में मैं क्या करता हूं, आइसोलेट बी कर देता हूं, and reactants A and C are in large excess, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आ गया मेरा, किससे बता रहे हैं हम, ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट था तो N2 आ गया। थर्ड वाले में हमने क्या किया, आइसोलेट C कर दिया, सारा कुछ किया, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आ गया मेरा, N3, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, खत्म। This is the Oswald isolation method. चलिए आगे, चलिए आगे, आइए मैडम, लिखो जल्दी जल्दी। कलम मस्त चश्मा लगा के फोटो, काला चश्मा लगा के फोटो खींचे ना हमने, आपने डाली ना, है ना शक्ल, नहीं बोल रहा है ना, सब पैराग्राफ देखिए, चलिए लिखिए, हाँ जी क्लियर है ये, चलिए नेक्स्ट लिखिए, इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड। अब इनिशियल रेट मेथड हम कब यूज करते हैं, जब मेरे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, ए को लेंगे, एक रिएक्टेंट हमने लिया, स्टार्ट विद ओनली वन रिएक्टेंट, और बाकियों की जो कंसंट्रेशन है उनको हम कांस्टेंट रख देंगे, उससे हमें ए की कंसंट्रेशन पता चली, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर पता लगा, ठीक है, ए था, इसको बी और सी को हमने क्या किया, कांस्टेंट ले लिया, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन लिया, फिर उसके बाद क्या किया, ऐसे ही हमने बी के बारे में लिया, बी की इनिशियल कंसंट्रेशन, इन दोनों को हमने एज अ कांस्टेंट कर दिया। तीसरे केस में क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन ली और इन दोनों की कंसंट्रेशन को हमने एज अ कांस्टेंट ले लिया, वहां पे भी क्या हुआ, N1 N2 एंड N3 मिला, तीनों को ऐड कर दिया, राइट। उसमें प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनिशियल रेट कब होएगा, जब मेरा रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है, एट टाइम t इक्वल टू 0,
इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ इंस्टेंटेनियस रेट पे हमने निकाला ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी और सी हमने कांस्टेंट लिया, फिर बी के निकाला ये, और ये मेरा क्या मतलब दोबारा से एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे हम। पहले एक एक्सपेरिमेंट में ए के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला, फिर दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला, फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किया तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला, फिर वो जो निकले तीनों को ऐड कर दिया और मेरा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए लिखिए जरा सा। The initial rate method is used when more than one reactants are involved, in the reaction. Initial rate is the rate of reaction. Initial rate is the rate of reaction. Initial rate is the rate of reaction. Rate of reaction at the start of the reaction. Initial rate is the rate of reaction at the start of reaction. That is dx upon dt. That is dx upon dt and t equal to क्या हो जाएगा? 0 initially. This is determined from the slope of the concentration time curve. This is determined from the slope of the concentration time curve at 0 time. At 0 time. सपोज करो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, यहां से हमने शुरू किया, अब टाइम t इक्वल टू यहाँ पे हमने इसका स्लोप बना दिया, ठीक है जी। यहां से हमने शुरू किया, ये यहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया भाई बहनों? टाइम हो गया। इनिशियली मैंने वहां पे किया, ठीक है। तो वहां पे इसके जैसे इंस्टेंटेनियस रेट था, इंस्टेंटेनियस रेट हमने कैसे बताया था? बाय टेंजेंट। किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पे यहाँ पे था तो हमने उसकी टेंजेंट ड्रॉ किया था, जहाँ पे मैंने OQ अपॉन OP लिखवाया था आपको ट्रायंगल बना के, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे इनिशियल की बात करें तो इनिशियल यहाँ पे था, इस पॉइंट पे हमने इसका स्लोप ड्रॉ किया और उससे उसकी रेट बता दिया, ठीक है जी। ग्राफ बनाना बना सकते हो। वैसे ज्यादा नहीं लिखा, एक एक करके वही एक्सपेरिमेंट लिखो, दो बार दूसरा एक्सपेरिमेंट करो, तीसरा एक्सपेरिमेंट करो। अपने यूएसरी खेलते हैं, यूएसरी डालते रहे बैठ की तरह धीरे धीरे खेलते रहे। सर के बैठने साथ में ओवर में आ जाएंगे। हमने स्कोर भी नहीं मारा था। अंशुल भी गया था। 25 रन बाइट थे। 25 रन बाइट गए थे, 16 रन मेरे थे, 10 रन यूएसरी थे, बाकी नहीं तो 7-8 रन दूसरे भी। ओके चलो कोई नहीं, कोशिश करेंगे अगली बार आपकी टीम में कोई बढ़िया सा बंदा भी। आदित्य को नहीं बुलाया बस सर, वहां सर हमने गाने नहीं गाने मैच भी करता था यार, जल्दी जल्दी हर बंदा एक बन सकता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा, न्यूमेरिकल करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। अब रिएक्टेंट हमें गिवन है A + B गिव्स प्रोडक्ट्स,
A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अब यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, वहां पे भी लिख रहा हूँ दिस इज एक्सपेरिमेंट 1 2 एंड 3। तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है, हाँ न्यूमेरिकल टेबल वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है। एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.10 m, 0.2 m, 0.2 m, ठीक है जी। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी 1 m, 2 m, 2 m। इनिशियल रेट, इनिशियल रेट हमें दिया हुआ है 2.1, 8.4, 8.4 into 10 raised to power minus 3 moles per liter per second। चलिए डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। Determine order of reaction with respect to A and with respect to B, and overall order of reaction, and overall order of reaction। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी इनिशियल रेट का है, बात तो वही होगी, रेट इज इक्वल टू किसके बराबर था, k into a raised to power x and b raised to power y -3 है, तीनों में -3, ठीक है जी। चले जी आगे। अब रेट कैसे आएगा, रेट विल बी इक्वल टू k a raised to power x and b raised to power y। x और y की वैल्यूज निकालनी है, इधर आ जाएगा सिंह साहब के साथ क्या हो गया, अरे वो दिक्कत, अरे वो परेशान हो रहा पीछे, आप इधर आ जाओ। अच्छा आगे बैठ नहीं जाता, इसके साथ आ जाओ भाई, आगे जाओ, उधर आ जाओ सिंह साहब के साथ, इतना भी आगे नहीं बैठना, बहुत आगे जाएगा ये। यार मतलब है ना, मोटिवेट करो और आप ऐसे करते हो, फिर बहुत आगे मोटिवेशन ये लोग बैठे हैं सर, जब तक हम पीछे बैठे हैं आपको ना टी शर्ट लेके देना और मेरे फ्रेंड्स के साथ, है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे रेट, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट 1 2 एंड 3 की वैल्यूज पुट करेंगे। पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की और सेकंड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू पुट करता है। इसमें हमारे पास क्या हुआ, रेट दिया हुआ है, इक्वेशन बनाएंगे एक्सपेरिमेंट 2 3 की या 1 2 3 की। तो यहाँ पे हो गया 2.1 into 10 raised to power -3 will be equal to k 0.1 raised to power x and 1 raised to power y। एक एक्सपेरिमेंट की होगी, सेकंड एक्सपेरिमेंट 8.4 into 10 raised to power -3 equal to k into 0.2 raised to power x and 2 raised to power y। 8.4 into 10 raised to power -3 into k 0.2 raised to power x and 2 raised to power y। यहाँ पे 1 है भाई, गलती दोनों सेम कैसे, ठीक है जी, ये हो गया। अब एक्सपेरिमेंट 1 2 एंड 3 थे, डिवाइड करिए एक्सपेरिमेंट 2 बाय या इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1।
डिवाइड इक्वेशन 2/1, तो ये आ जाएगा 8.4 इंटू 10⁻³ इंटू k इंटू 0.2 रेज टू पावर x एंड 2 रेज टू पावर, सॉरी 1 रेज टू पावर y। y कमेंटिंग मत करो। 2.1 into 10 raised to power -3 into 0.1 raised to power x and 1 raised to power y। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 10 raised to power -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा। इसको करोगे तो ये आएगा 4 equal to 2 raised to power x। तो यहाँ पे हम 2 raised to power 2 equal to 2 raised to power x, बेसिस सेम हो गए, x equal to 2 आ जाएगा हमारा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 3/2। ये आ जाएगा 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 अपॉन 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इक्वल टू k इंटू 0.2 रेज टू पावर x एंड 2 रेज टू पावर y अपॉन में k 0.2 रेज टू पावर x एंड 1 रेज टू पावर y 1 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू पावर y। ठीक है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ 2 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 2 रेज टू पावर y। y की वैल्यू क्या आ रही है? y बनो, समझ आ गया? तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू कितनी है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा मेरा, इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू 2 + 0 2 आ जाएगा। और रेट की बात करें तो रेट विल बी इक्वल टू k a raised to power 2 and b raised to power 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a कितनी आ रही है, 2 आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू b 0 आ रही है। ओवरऑल ऑर्डर ये आ गया, हो गया हमारा क्वेश्चन। समझ आ गई? हाँ जी, क्लियर है ये? चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, या आप खुद से करेंगे। 2011 में आया था, 2012 वाला क्वेश्चन करेंगे। 2012 वाला सीबीएसई में आया था 2012 में। हो गया ये, रब कर दो। ये वाला आप खुद से करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखिए, फॉर द रिएक्शन 2NO plus Cl2 this will give us 2NOCl। The following data were collected, all the measurements were taken at 263 Kelvin। Experiment 1, experiment number 1 2 3 4, 4 experiment हुए। initial concentration of NO in terms of molar 0.15 0.15 0.30 and 0.25। initial Cl2 M 0.15 0.30 0.15 and 25। initial rate of disappearance of Cl2
m पर मिनट कितना आ जाएगा? ये दिया हुआ है 0.60, 0.20, 0.40 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। एक्सप्रेशन फॉर रेट लो, राइट एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ, पहला पॉइंट। दूसरा हमें निकालना है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफाई इट्स यूनिट्स। क्या हो गया तनवीर जी? हाँ जी, एम पर मिनट, मोलैरिटी पर मिनट। थर्ड है व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस, what is the initial rate of disappearance of Cl2 in experiment 4? चलिए करिए। घबराना नहीं है, बस बोलने के लिए नहीं, क्वेश्चन करने को कहा। कल से अंशुल फर्स्ट मिनट पे बैठेगा नहीं क्लास में। चलो जी, मैं तो कुछ खेल नहीं रहा। क्वेश्चन कर भाई। आज भी लाया है कॉपी डायरेक्ट है। चलिए करिए। चलो करिए, बेसिस सेम रहेंगे। एक मिनट यार, गलती की हुई क्वेश्चन में, सॉरी। क्वेश्चन में उसने ऐसे लिखा हुआ है बट सॉल्यूशन में उन्होंने वैल्यू अलग कर दी। जो दोनों सुनाई दे रहा है, मन की बात बड़ा लगता है भाई। आ रही है ना?
हाँ जी, क्या आ रही है? अब देखो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन एक्सपेरिमेंट 1 इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन 1 बनाते हैं। रेट इज इक्वल टू के NO रेज टू पावर x एंड Cl2 रेज टू पावर y। क्या आ रहा है? x इक्वल टू 2 आ रहा है, y इक्वल टू 2 आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है? y 1 आ रहा है। अच्छा, और x क्या आएगा? निकालो निकालो निकालो। मनी जी, आप नहीं कर रहे हो तो औरों को डिस्टर्ब मत करो प्लीज। करा सर, बताइए सर। और मत करो। अब भाई यहाँ पे देखना है हमें कौन से वाली इक्वेशन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो एक चीज कैंसिल होनी चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करते हैं पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 लेते हैं। सर x की वैल्यू कहाँ से? कोई इशू नहीं। हाँ, y की वैल्यू आएगी सर, फर्स्ट और सेकंड 1 एंड 2 ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है। डिवाइड इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, तो ये आ जाएगा 1.20 इक्वल टू k 0.15 रेज टू पावर x एंड 0.30 रेज टू पावर y अपॉन 0.60 इक्वल टू k 0.15 रेज टू पावर x एंड 0.15 रेज टू पावर y। ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, देखो 2 इक्वल टू 2 रेज टू पावर y, y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। अब ले लीजिए डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 1, 2.40 equal to k 0.30 raised to power x and 0.15 raised to power y upon 0.60 equal to k 0.15 raised to power x and 0.15 raised to power y। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, x की वैल्यू आ जाएगी भाई मैंने 2। एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ, रेट विल बी इक्वल टू k NO की पावर क्या था? x, तो NO रेज टू पावर 2 हो गया एंड Cl2 रेज टू पावर 1 आ गया। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट्स, k की वैल्यू निकालनी है हमें, तो व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 इन एक्सपेरिमेंट 4? ये चीज क्लियर है कि अब पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाली वैल्यू 0.60 इक्वल टू k 0.15 रेज टू पावर 2 and 0.15 raised to power 1. So k will be equal to 0.60 upon में 0.15 into 0.15 into 0.15, यहाँ पे 4 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 4 कर देना, क्या आ रहा है जी? k डिवाइडेड बाय 8000 अपॉन 9। k is equal to 8888.88। वैल्यू आ रही है 1.7। क्या आ रहा है भैया, देखना जरा, गड़बड़ कर दी इसने।
1600/9 आएगा। ठीक है जी, 1.78 इंटू 10⁻²2 आ रहा है। k की वैल्यू k इज इक्वल टू 1.78 इंटू 10⁻²2 आ गया। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? k के सेकंड यूनिट, सेकंड ऑर्डर के कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 3। यहाँ पे 2 बच गया। 1 अपॉन moles per liter raised to power 2 and second ये क्या आ जाएगा? मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। These are the units। ठीक है जी, थर्ड ऑर्डर के मैंने यूनिट्स निकाल दिए, वहां पे उसके यूनिट्स लिख दिए। अब व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 इन एक्सपेरिमेंट 4? अब एक्सपेरिमेंट 4 में वैल्यू पुट करनी है, उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनिशियल रेट निकालना है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम बस। रेट निकालना है हमें। रेट विल बी इक्वल टू के की वैल्यू मालूम है हमें, कितनी आ गई? 1.78 इंटू 10⁻⁻2 into 0.25 raised to power 2 and 0.25 raised to power 1। तो यहाँ पे रेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी। कितना आ रहा है ये? 1.78 into 10⁻⁻2 into 0.25 into 0.25 into 0.25 निकालिए जरा वैल्यू क्या आ रही है। कितनी आ रही है? 2.78 इंटू 2.78 मोल्स पर लीटर पर मिनट, ऐसे ही आ रही है। 2.78 ये आ जाएगा भैया हमारा रेट। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आ जाएगी हमारी वैल्यू 2.78। राइट, क्लियर है? कल आपको इसके असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है? और परसों से वेडनेसडे से जो टेस्ट है आपका, फर्स्ट सेकंड और ये जहां तक हो गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। आधे घंटे integrated rate law method, this is important। चलिए अब देखो, ये वाला मेथड जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लिखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें क्या किया हमने? सपोज करो मैंने ए गिव्स प्रोडक्ट था, ए मेरा कोई रिएक्टेंट था और वो क्या कर रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी थी? जिसके अंदर
जो रेट था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ए की 0th पावर के ऊपर। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज्ड टू पावर 0। हाँ जी, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये चीज समझ में आ रही है हमें? जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन माइनस डी ए अपॉन डी टी is equal to k a raised to power 0 होगा। anything raised to power 0 is 1। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, और माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के। हाँ जी, क्लियर है? अब यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या आएगा जी? माइनस डी ए, इसको करोगे इंटीग्रेट तो क्या आ जाएगा? डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, माइनस साइन बाहर आता है ना इंटीग्रेशन के। ये हो जाएगा a इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, ऐसे लिखते थे, माइनस के टी प्लस सी। यहाँ पे हम i लिख देते हैं, आप c लिखते हो ना इसमें, के टी प्लस सी। यहाँ पे मैंने i लिख दिया। i क्या है? मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। i इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसकी वैल्यू भी निकालेंगे i की, एंड वैल्यू ऑफ i कैन बी कैलकुलेटेड by putting time t equal to 0। ठीक है जी, यहाँ पे टाइम t की वैल्यू पुट 0 कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0। ए का जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर। उसे मैंने ए नॉट ले लिया। अंदर लगा दो, बाहर लगा दो, इनिशियल कंसंट्रेशन ही बता रहा है। देखो भैया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी आ गया, यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन ए आ गया, यहाँ पे माइनस के टी प्लस आई आया। आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड वैल्यू ऑफ आई कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग टाइम इक्वल टू 0। इनिशियली था टाइम t इक्वल टू 0 हो गया, तो a की वैल्यू मैंने क्या रख दी वहां पे? a इज इक्वल टू a नॉट एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, इनिशियल कंसंट्रेशन था, तो वहां पे a नॉट आ गया k इंटू 0, टाइम t इक्वल टू 0 रखा था, i आ गया, i किसके बराबर आ गया? a नॉट के बराबर। i इज इक्वल टू a नॉट आ गया। a नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a। फाइन, क्लियर है? इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो a will be equal to minus kt plus a नॉट। i की वैल्यू पुट कर दी। यहां से हम क्या करते हैं, इसे उठा के इधर ले आते हैं, इसे उठा के इधर, kt is equal to a नॉट minus a, k will be equal to 1 upon t, a नॉट minus a, यहाँ पे a नॉट minus a अपॉन t कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। This is integrated rate equation for
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ठीक है, फॉर्मूला में अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। जी क्लियर है? ये बहुत रेयर होता है, रेयर ऑफ द रेयर है कि आपको डेरिवेशन आएगी, बट पूछी जा सकती, कैन बी, बट रेयर चांस। तो आपको ये पता होना चाहिए, थोड़े बहुत इंटीग्रेशन तो आपने फिजिक्स में भी किया है मेडिकल वालों के लिए, ये ना मेडिकल वाले आंसर जी करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज? रब कर दूं मैं लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इसके ग्राफ बनाएंगे। अब देखो जब भी ग्राफ बना रहे हैं ना तो समझना भाइयों बहनों, इसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम यहाँ पे। अब स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है जी। ये वाली इक्वेशन है k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। अब मेरे को ग्राफ बनाना है। सपोज करो उसने बोल दिया भैया कि यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पे मेरा टाइम है, a और t के बीच में, सॉरी a और t के बीच में ग्राफ बनाना है। अब y, ये y एक्सिस कौन सी होती है भैया? ये वाली y एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस क्या होगी? x होगी। m क्या रिप्रेजेंट करता था? स्लोप। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। समझ रहे हो? ये चीज समझ में आ रही है? मेरे को इस फॉर्म में लेके आना है। अब ये y एक्सिस पे मेरा क्या चीज है? एक, यहाँ पे टाइम t है इधर। अब मेरे को a y की जगह लेके आना, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए लिख सकता हूँ। हाँ जी, लिख सकता हूँ ऐसा। ये a मेरे को इधर चाहिए था लेफ्ट साइड पे, तो मैं इसे a इधर ले आता हूँ, यहाँ माइनस से प्लस आ गया, इक्वल टू, अब ये उठा के इधर लेके आना पड़ेगा, माइनस के टी प्लस ए नॉट हो गया, ये y बन गया। x एक्सिस पे क्या था? टाइम था, तो m के साथ आ गया, ये आ गया mx, और ये ए नॉट क्या है? मेरा कांस्टेंट है, c हो गया। अब देखो जरा यहाँ पे, अब कैसे है? स्लोप क्या आ रहा है इसका? माइनस के, तो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, इसका एक्सट्रापोलेशन कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? ये वाला पॉइंट क्या है? ए नॉट। इसका स्लोप मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा? माइनस के। हाँ जी, ग्राफ समझ में आ गया कैसे बना? बताओ भाइयों, है आता था ये? हाँ, जिनको नहीं आता तो समझा दिया भाई। ये वाली चीज पता होनी चाहिए भाइयों, बड़ी बेसिक सी चीज है, इसके ऊपर ग्राफ आते हैं, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर पे भी आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं ग्राफ, और ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आएगा। वो पेपर में क्वेश्चन बोलेगा कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ बना के दिखाओ। अगर ग्राफ नहीं आते होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, चाहे वो सब्जेक्टिव है चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, वहां दोनों में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके। क्लियर है? अब दूसरा एक और ग्राफ होता है, वो ग्राफ बना के दो। अब वो बोलते हैं जीरो ऑर्डर है, यहाँ पे उसने रेट दे दिया और यहाँ पे दे दिया उसने टाइम, ठीक है जी, सॉरी टाइम नहीं, कंसंट्रेशन। अब देखो ये चीज समझना, यहाँ पे रेट का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना था, कोई रिलेशन था उसका? हमने जब रेट वाला जीरो ऑर्डर के लिए रेट लिखा था तो क्या लिखा था? रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर क्या था? जीरो ऑर्डर के लिए रेट जो था वो ए की कंसंट्रेशन जीरो था, तो रेट जो है भैया कंसंट्रेशन से चेंज नहीं होएगा, तो इट विल गिव अस अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है?
भैया हमारा ये ग्राफ आ गया। रेट जो है कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दे देगा। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हाँ जी, क्लियर है ये? सबने लिख लिया? चले आगे, चलिए नेक्स्ट लिखिए जरा। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आगे हम करेंगे वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे और हाफ लाइफ पे आएंगे। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या हुआ भाइयों? दोबारा बताना। हाँ, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें सपोज करो हमने इनिशियली कितना लिया, 100 ग्राम लिया सपोज करते हैं, राइट। और उसके अंदर हमने क्या किया, रिएक्शन चल रहा था, कितना टाइम लगा वो 100 से 50 ग्राम आने में। इनिशियली हमारे पास 100 ग्राम थे कंसेंट्रेशन, वहां से 100 से 50 आने में कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ। क्लियर है? डेफिनेशन आएगी, पूछे जाएगा पेपर में क्या होता है। हाफ लाइफ समझ में आ गया? इनिशियल कंसेंट्रेशन को उसका आधा होने में कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ, राइट। डेफिनेशन लिख लीजिएगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन, half life period of a reaction is the time taken to complete half of the reaction, is the time taken to complete half of the reaction. It is denoted as T half. It is denoted as T half. क्लियर है? अब कैसे आएगा? देखो एक इक्वेशन था, k इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, a नॉट माइनस a अपॉन टी। ठीक है जी, या मैं इसे यहां पे लिख देता हूं, t इज इक्वल टू a नॉट माइनस a अपॉन k, ऐसे लिख सकता हूं। अब एट टाइम t हाफ मैंने क्या बोला, a विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, a नॉट अपॉन 2। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने वही लिखा ना, 100 ग्राम इनिशियली लिया था, कितना टाइम लगा उसे 50 ग्राम लाने में, तो टाइम टी हाफ पे जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होगा, इनिशियल का हाफ। इनिशियली कंसंट्रेशन मेरे पास ए नॉट था, उसका अपॉन 2 कर दिया, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो टी हाफ विल बी इक्वल टू ए नॉट एज इट इज आ गया, ए की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी माइनस ए नॉट अपॉन 2 अपॉन के, तो टी हाफ 1 माइनस हाफ हाफ हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2k। तो टी हाफ की वैल्यू आ गई हमारे पास ए नॉट बाय 2k, ए नॉट अपॉन 2k। डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा, यूज होएगा क्वेश्चन में, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। ठीक है जी, अब ये टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इनिशियल कंसंट्रेशन के, और टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट के। ठीक है जी, क्लियर है? अब यहां पे लिखिए जरा, हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, half life period is inversely proportional to its rate constant. Inversely proportional to its rate constant.
ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती कौन सी थी हमारी, कल बताई थी। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे, फिर रिएक्टेंट का होने का फायदा क्या हुआ, कैसे पता लगेगी कि ये जीरो ऑर्डर है। मैंने आपको कोई इक्वेशन दे दी, कैसे पता लगेगा कि ये जीरो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है। अरे उसमें यूनिट्स नहीं दियो, मैं तो रिएक्शन कर रहा हूँ। मैंने सपोज करो एक रिएक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पे, N2 + 3H2 PT1130 केल्विन, और यहाँ पे ये 2NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, या मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ 2NH3 is PT1130, तो ये हमारा N2 + 3H2 में कन्वर्ट हो गया। कैसे पता लगेगा कि भैया ये जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, कैटलिस्ट, बिल्कुल वो चीज ध्यान रखनी है। दीज आर हेट्रोजीनियस रिएक्शंस, क्या है हमारी भैया, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। क्योंकि याद हो मैंने पार्टी में जाना था, 10 लोग ही जा सकते थे, एक बारी जाना तो 50 लोगों को था। पंचुल अलग है भाई, है ना, स्टिंग पी के ऊपर चढ़ गया डायरेक्टली, राइट, मुझे तो जल्दी में पहुंचना है मेरे को। बट क्या हुआ, एक मिनट खत्म हो गया। बट कैटलिस्ट ने क्या किया, वो जो बट जो हमारा क्या था, यू नो, जो सरफेस थी, है ना, वो क्या कर रहा था, कैटलिस्ट का काम कर रहा था। जो हमारी लिफ्ट थी दैट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, वो सिर्फ 10 लोगों को लेके जा सकती थी एट ए टाइम। तो समझ आया, क्लियर हो गया। रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, वो सारी की सारी रिएक्शंस हमारी क्या है, जीरो ऑर्डर। लिख लीजिए वहां पे, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, पढ़ ले ब्राउन। The reactions which takes place on the surface of catalyst reactions which takes place on the surface of catalyst or heterogeneous reactions, heterogeneous हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि जो जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दो अलग अलग चीजें आ रही हैं, तो वहां पे हमारी हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करें। चलो भाई, अभी थोड़ा सा आपका टॉपिक बचा हुआ है, चैप्टर बचा हुआ है, इसकी कोशिश करूंगा इसे खत्म कर दूं इसी वीक। ठीक है।